आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसे बीच 1940 में ब्रिटिशर्स नेताजी को अरेस्ट कर लेते हैं और वहां पर वो अपने थे और कैसे उन्होंने फ्री इंडिया मूवमेंट को भारत के बाहर से जिंदा रखा था। हिटलर से मिलते हैं और वो उन्हें वहां पर फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर देते हैं। एडोल्फ हिटलर के दो आइडल इंस्पिरेशन थे, स्टुअर्ट चैम्बरलिन और एल्फ्रेड रोजनबर्ग, जो एक रोल मॉडल है जो जर्मनी को दर्शाता है कि नीची नस्ल के लोगों के साथ और गुलाम के साथ प्री 1942 में आजाद हिंद रेडियो की, जहां पर बोस पहली बार भारत में, उनका सारा ध्यान था सुभाष चंद्र बोस पर। उनके गले सूखे जा रहे थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसे हम नेताजी कहकर बुलाते थे। एक ऐसा आदमी जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और कैसे 1940 के दशक में 20 से ज्यादा जासूस उन्होंने उनके पीछे लगा रखे थे। आज हम बात करेंगे कि नेताजी ने कैसे सिंगापुर में 50,000 लोगों की आर्मी खड़ी करी थी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए और कैसे उन्होंने फ्री इंडिया मूवमेंट को भारत के बाहर से जिंदा रखा था। एक आदमी जो कभी भारत की जेल में अंग्रेजों के अत्याचार सह रहा था और मरने की कगार पर था, वो कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी एडोल्फ हिटलर से जा मिलता है और यहाँ तक कि नेताजी जापान के प्रधानमंत्री तक को भी कन्विंस कर लेते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और फिर कैसे उन्होंने 1943 में भारत के हिस्से अंडमान एंड निकोबार को आज़ाद करवाया ब्रिटिशर्स से और वहाँ पहली बार तिरंगा फहराया। आज हम बात करेंगे द मैन, द मिथ, द लेजेंड, सुभाष चंद्र बोस की। सब फ्रीडम फाइटर्स अपनी अपनी जगह देश के लिए योगदान दे रहे थे और उसी बीच 1940 में ब्रिटिशर्स नेताजी को अरेस्ट कर लेते हैं और वहां पर वो अपने तेवर में उन्हें जवाब देते हैं कि रिलीज मी और आई रिफ्यूज टू लिव, और वो हंगर स्ट्राइक करते हैं और मरने की कगार तक पहुंच जाते हैं। In 1940 he was languishing in prison, so he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast unto death. इसे देखकर ब्रिटिशर्स डर जाते हैं कि कहीं अगर इनकी डेथ प्रिजन सेल में हो गई तो बाहर बगावत हो जाएगी, और इस डर के चलते हुए वो उन्हें रिलीज कर देते हैं और फाइनली उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद नेताजी वहां पर अपना भेष बदलकर अंग्रेज जासूसों को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और उन्हें 12वें दिन जाकर कहीं पता लगता है कि वो अंदर है ही नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो दिल्ली से पेशावर क्रॉस कर 26 जनवरी 1941 में काबुल पहुंच जाते हैं और फिर भारत के सारे अखबारों में ये खबर फैल जाती है कि नेताजी अब ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर काबुल में नेताजी प्लान कर रहे थे जर्मनी जाने की, लेकिन उन्हें पता लगता है कि ब्रिटिशर्स के जासूस उन्हें अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। तो उनको चकमा देने के लिए जो वो पहले मिडिल ईस्ट के थ्रू जर्मनी जा रहे थे, वो एंड मोमेंट पर अपना डिसीजन चेंज कर पहले मॉस्को जाते हैं और मॉस्को से ट्रेन पकड़कर वो पहुंचते हैं बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ऑन 2 अप्रैल 1941। जर्मनी पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि वो इंडियंस को बोझ और पिछड़ा हुआ देश मानते हैं। वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के दो आइडल इंस्पिरेशन थे, स्टुअर्ट चैम्बरलिन और एल्फ्रेड रोजनबर्ग, जो दोनों ही एंटी इंडिया सोच रखते थे और रेसिज्म को सपोर्ट करते थे। उन दोनों के हिसाब से भारत के लोग अपने कास्ट सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों पर कंट्रोल खो दिया और हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए। वहीं 1936 में हिटलर बोलते हैं कि भारत अपने आप खुद चल भी नहीं सकता, हमें चलना तक ब्रिटिशर्स ने सिखाया है। उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स का राज भारत पर एक रोल मॉडल है जो जर्मनी को दर्शाता है कि नीची नस्ल के लोगों के साथ और गुलाम के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये विचार थे हिटलर के इंडिया को लेकर। वहीं वैभव पुरंदर अपनी किताब हिटलर इन इंडिया में लिखते हैं कि हिटलर मानते थे कि ब्रिटिशर्स से आजादी मिलने के बावजूद भी भारतीय लोग सारे बिखर जाएंगे, क्योंकि इतने लैंग्वेज और कास्ट को एक साथ रखना इम्पॉसिबल है। वहीं वो अगर हमारे देश के रियल फादर ऑफ नेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिल लेते तो शायद उन्हें कुछ टिप्स मिल जाते कि कैसे इतने अलग अलग लोगों को एक साथ रखा जा सकता है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस और हमारी इस डाइवर्सिटी में अगर वो हमें अलग करती है तो हमें जोड़ भी सकती है। और अगर जोड़ने वाले का स्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा हो, जिन्होंने 1948 में 560 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक भारत बनाया था। वो ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 तक 2,12,000 स्क्वायर फीट एरिया और 17 लाख लोगों को भारत का हिस्सा बनाते हैं।
पर वो कहते हैं ना, नेगेटिविटी स्प्रेड फास्टर, तो सब लोग एडोल्फ हिटलर के बारे में जानना पसंद करते हैं, उनके बारे में नहीं। तो चलिए कहानी पे आते हैं। वो जर्मनी का ऐसा समय था जब सूर्य नायडू, जो कि सरोजनी नायडू के बेटे थे, और सोमेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के पोते थे, उन्हें हिटलर डेथ कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए अरेस्ट कर लिया जाता और टॉर्चर करा जाता है। इस डरावने समय पे नेताजी जर्मनी पहुंचते हैं और काफी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली मई 1942 में हिटलर से मिलते हैं और वो उन्हें वहां पर फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर देते हैं। पर मामला कुछ और ही था। हिस्टोरियन नॉर्मन रिच लिखते हैं कि एडोल्फ हिटलर इंडिया को सपोर्ट करने की बात सिर्फ एक टेक्टिकल मूव के तहत ही करता है, क्योंकि कल को अगर वो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हारने लग जाती है तो वो ब्रिटेन के सारे रिसोर्सेज इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यूज करवाना चाहता था, ताकि उसे वर्ल्ड वॉर 2 में बढ़त मिल सके। वहीं हिस्टोरियन रोमन हेज अपनी किताब बोस इन नाजी जर्मनी में लिखते हैं कि एडोल्फ हिटलर सिर्फ उनकी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहता था, और बोस को इस बात का पता लग चुका था और वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। फिर वहीं वो जर्मनी में वॉर ऑफ प्रिजनर्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं और फाइनली 26 अगस्त 1942 में प्री इंडिया सेंटर बर्लिन जर्मनी में 5000 वॉर प्रिजनर्स के साथ वो इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं, जो कि बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानी गई। उसके बाद शुरुआत होती है फरवरी 1942 में आजाद हिंद रेडियो की, जहां पर बोस पहली बार भारत मैसेज भेजते हैं कि आप अपनी आजादी भारत के अंदर से जारी रखिए और ये लड़ाई वो भारत के बाहर से जारी रखेंगे। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। और फिर जब जर्मनी में उन्हें कोई आगे हेल्प नहीं मिली तो वहां से वो डिसीजन लेते हैं जापान जाने का, और अपनी एक नई जापानीज आइडेंटिटी बनाकर वो सबमरीन के थ्रू जापान पहुंचते हैं, जहां पर ऑलरेडी वहां के पीएम को आजाद हिंद फौज के कारनामों के बारे में पता होता है। और फाइनली 1943 में जापान के पीएम हिडेकी तोजो नेताजी से मिलते हैं। वो उनकी देशभक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि बिना किसी टर्म्स और कंडीशन के वो भारत की फ्री इंडिया मूवमेंट के लिए हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independent movement. और वहां से ये मैसेज आजाद हिंद रेडियो के थ्रू नेताजी पहुंचाते हैं भारत में, और पूरे भारतवासी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कैसे एक आदमी जो उनकी जेल में पड़ा था और मरने की हालात पर था, वो जाकर नाजी जर्मनी में हिटलर से मिल जाता है और फिर वहां से जापान के पीएम तक को भी कन्विंस कर लेता है भारत की मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और फिर पूरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ आजाद हिंद फोर्स और जापानीज आर्मी सिंगापुर से ब्रिटिशर्स को खदेड़ देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां मरने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन सैनिक ही भेज रखे थे। 40,000 वॉर प्रिजनर्स वहां जापान ने लिए। उसके बाद नेताजी ने दोबारा पीएम को कन्विंस करा कि आप इन वॉर ऑफ प्रिजनर्स को उनकी आर्मी ज्वाइन करने दें, और वो मान भी जाते हैं। वहां से पिक्चर में एंट्री होती है रास बिहारी बोस की, जिन्होंने पहली इंडियन नेशनल आर्मी सेटअप करी थी देश के बाहर, जो कि टूट चुकी थी, और फिर उसकी कमान दी जाती है सुभाष चंद्र बोस को। और वहां से एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्रामा स्पीच डिलीवर होती है और वहां नारा लगता है, चलो दिल्ली। उनकी फौज की स्ट्रेंथ 50,000 तक पहुंच गई थी और ब्रिटिशर्स में सब डर का माहौल था। भारत के अंदर चल रही क्विट इंडिया मूवमेंट को वो सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। गांधी जी पर उनका ध्यान ही नहीं था। उनका सारा ध्यान था सुभाष चंद्र बोस पर, कि कैसे उनकी ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई थी भारत छोड़ने के लिए। उनके गले सूखे जा रहे थे क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। उनका डर इतना था अंग्रेजी हुकूमत में कि काफ़ी वॉइसरॉय अलग अलग एरियाज में बदले जाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ सका, क्योंकि दिसंबर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज फोर्सेस अंडमान एंड निकोबार पर अटैक कर देती हैं और ब्रिटिशर्स को बुरी तरीके से हरा देती है। और वहां पर इंडिया को सबसे पहला इंडिपेंडेंट फ्री टेरिटरी मिलती है, फ्री ऑफ ब्रिटिशर्स आफ्टर 200 ईयर्स।
फिर 30 दिसंबर 1943 को अपना भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। एक ऐसा पल जिसका हमने सिर्फ ख्वाब देखा था, वो सुभाष चंद्र बोस ने हकीकत में बदल दिया था। आप खुद सोचिए कि ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, कि कैसे एक आदमी जेल में बंद था, वो जर्मनी जाके एडोल्फ हिटलर से मिलता है, फिर जापानीज पीएम को कन्विंस करता है वॉर लड़ने के लिए और 250 साल से हो रहे ब्रिटिशर्स के राज को अंडमान एंड निकोबार से उखाड़ फेंकता है। ये हमारी दूरदर्शी सोच दिखाता है हमारे नेताजी की। हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स सारे स्वतंत्रता सेनानियों को मारना चाहते थे, लेकिन सिर्फ ऐसे 2 ही फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें वो सिर्फ मारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी सोच से भी खौफ खाते थे। वो थे वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सिर्फ यही 2 वो ऐसे लीडर्स थे जो भारत के लोगों के दिलों में क्रांति ला सकते थे, जो पिछले 200 से 250 साल में कोई नहीं ला पाया था। आपके क्या व्यूज हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के बारे में, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ गांधी जी ने ही हमें आजादी दिलाई है? क्या अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।